नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भाटी क्लासेज में। तो चलो दोस्तों, आज राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा है अपनी सभ्यताएं, तो कालीबंगा सभ्यता का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, आप जाकर देख लो। और आज जो अपनी सभ्यता है आर्ड सभ्यता है। आर्ड सभ्यता आर्ड नामक स्थान पर खुदाई के दौरान निकली थी, तो इसलिए इसका नाम आर्ड सभ्यता रख लिया गया। ये आर्ड उदयपुर के अंतर्गत है। वर्तमान में कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। और जो इसकी कौन सी नदी के किनारे, कोई ना कोई सभ्यता नदी के किनारे विकसित होती है, तो ये आयड नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी? आयड नदी। ये आयड नदी पहाड़ी पर्वतों से निकलकर उदय सागर झील में गिरती है, और जब उदय सागर झील से आगे निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेडस नदी। अगर बेडस नदी भी ऑप्शन में आ जाए तो वो भी करेक्ट होगा, बेडस नदी। ये बेडस नदी आगे चलकर चित्तौड़गढ़ में जाती है, तो चित्तौड़गढ़ जो नगर बसा हुआ है वो बेडस नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है वो दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। एक तो बेडस नदी हो गई और दूसरी होगी गंभीरी नदी। और जो तीसरी नदी आती है वो है बनास नदी। अगर बनास नदी भी आए तो भी आप, ऑप्शन में आए तो भी आप बनास नदी भी कर सकते हो, क्योंकि जो ये आयड नदी है बनास नदी की ही सहायक नदी है। चलो, तो अब ये अपनी सभ्यता आर्ड सभ्यता है, इसका काल कब से कब तक रहा है, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। जो इसका कालखंड था वो 2100 ईसा पूर्व से लगाकर 1500 ईसा पूर्व तक था। लेकिन एक इतिहासकार है अपने गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि इसका जो काल रहा था वो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व। अगर है ना, अगर ये गोपीनाथ शर्मा का नाम पूछ ले तो ये बताना, नहीं तो 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रहा था। अब ये जो आर्ड सभ्यता है वो दो कालखंडों के अंतर्गत इसका उत्खनन किया गया था। पहले कालखंड के अंतर्गत ये ताम्रकालीन सभ्यता मिली। कैसी ताम्रकालीन सभ्यता मिली? तांबे के अवशेष मिले। और दूसरे कालखंड के अंतर्गत लोहकालीन सभ्यता मिली। लोहकालीन सभ्यता, जिसमें लोह के अवशेष मिले गए थे। दो कालखंडों के अंतर्गत इसकी खुदाई की गई थी। और जो ये आर्ड सभ्यता का प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है, तो प्राचीन नाम क्या होता है कि सभ्यता में तांबे अधिक मात्रा में होने के कारण, ताम्र के बर्तन, ताम्र के औजार आदि होने के कारण इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। ताम्रवती नगरी। और इसका और पुराना नाम है अगाटपुर और अगाट दुर्ग। दो प्राचीन नाम और है, अगाटपुर और अगाट दुर्ग। ये इसके प्राचीन नाम है। अगर उपनाम की बात करो तो आर्ड सभ्यता की, तो उपनाम के अंतर्गत आता है एक तो आर्ड संस्कृति और दूसरी आती है बनास संस्कृति। इसके जो ये दोनों उपनाम है वो इसके खोजकर्ता थे धीरजलाल सांकलिया। इनके जो खोजकर्ता थे धीरजलाल सांकलिया, इन्होंने इसके उपनाम दिए गए थे। और दूसरा इसका उपनाम और मिलता है मृतकों का टीला। क्या मिलता है? मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और जो आयड सभ्यता है उसका जो उपनाम है वो है मृतकों का टीला। तो चलो दोस्तों, अगला है कि इसकी खोज किसने की, खोजकर्ता कौन कौन है। उत्खनन करता कौन कौन है?
तो पहला सबसे पहला श्रेय जाता है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को इन्होंने सन 1953 ईस्वी को आर्य सभ्यता का उत्खनन किया था। सबसे पहले आर्य सभ्यता का उत्खनन करने का श्रेय जाता है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को। सन 1953 ईस्वी में उन्होंने उत्खनन किया था। जो दूसरा आता है रतन चंद्र अग्रवाल। दूसरा आता है रतन चंद्र अग्रवाल। इन्होंने 1956 के अंतर्गत दूसरी बार उत्खनन किया था और इसको आर्य सभ्यता का सबसे व्यापक क्षेत्र का उत्खनन करने का श्रेय मिला था। इन्होंने एक धूलकोट नामक एक स्थान है जो सबसे बड़ा टीला है। धूलकोट आर्य सभ्यता के अंतर्गत धूलकोट जो सबसे बड़ा टीला है उनको उत्खनन करने का श्रेय दिया जाता है किसको? रतन चंद्र अग्रवाल को 1956 के अंतर्गत। जो तीसरा है वो दो लोग थे, धीरज लाल सांकलिया और वीएन मिश्रा। तीसरे है धीरज लाल सांकलिया और वह वीएन मिश्रा। अब ये दोनों कौन थे? इन्होंने भारत सरकार के लिए चुना गया था आर्य सभ्यता की खोज करने के लिए। इन दोनों को, धीरज लाल सांकलिया को और वीएन मिश्रा को, एक पुणे विश्वविद्यालय के, कहाँ के? पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। पुणे विश्वविद्यालय के दोनों प्रोफेसर थे और इसको भारत सरकार द्वारा आर्य सभ्यता की खोज करने के लिए भेजा गया था। इन्होंने सन 1961-62 में 1961-62 के अंतर्गत आर्य सभ्यता की खोज की थी। चलो अब है चौथा है विजय कुमार और वह पीसी चक्रवर्ती। अब ये दोनों कौन थे? ज्यादातर सवाल कंपटीशन में इन दोनों के बारे में पूछा जाता है कि विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती का योगदान क्या था आर्य सभ्यता में। तो इन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा खुदाई कार्य में लगाया गया था। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा, कौन सी सरकार द्वारा लगाया गया था? राजस्थान की सरकार द्वारा यहाँ पर लगाया गया था। तो चलो दोस्तों एक बार आप नोट कर दो, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, धीरज लाल सांकलिया व वीएन मिश्रा, विनय कुमार व पीसी चक्रवर्ती, इन्होंने मिलकर आर्य सभ्यता की खोज की थी। चलो जो अगला अपना क्वेश्चन है, इनकी इसको 3 स्तरों पर इसकी खुदाई की गई थी। कालखंड 2 कालखंडों में की गई थी और स्तर कितने थे? 3 स्तरों पर आर्य सभ्यता की खुदाई की गई थी। स्तर, आर्य सभ्यता की स्तर, आर्य सभ्यता के स्तर 3 स्तरों पर इसकी खुदाई की गई थी। पहले स्तरों में स्फटिक के पत्थर मिले थे। स्फटिक के पत्थर मिले थे। इन पत्थरों से औजार बनाने, मकान बनाने आदि के लिए का उपकरण बनाने आदि के लिए क्या काम में लिया जाता था। दूसरे खुदाई के अंतर्गत मिले थे ताम्र व लोहे के औजार मिले थे। दूसरे स्तर पर मिले थे ताम्र व लोहे का औजार, लोहे के औजार। और तीसरे स्तर पर जब इसकी खुदाई की गई तो मृद बांध मिले। मृद बांध किसे कहते हैं? मिट्टी के बने हुए बर्तन। तो 3 स्तर पर इसकी खुदाई की गई थी। स्फटिक के पत्थर, ताम्रवा लोहे के औजार दूसरे स्तर पर और मृद बांध किसे कहते हैं? मिट्टी के बने हुए बर्तन। अब चलो दोस्तों इनकी विशेषताएं क्या क्या है। विशेषता एक बार नोट कर लेना आप। तो इसकी देखो विशेषताएं हैं कि यहाँ पर मकान कैसे होते थे। मकान कच्ची ईंटों से बने होते थे। कच्ची ईंटों से निर्मित
और दूसरा है आयताकार होते थे, आयताकार। पहली विशेषता है मकान कच्ची ईंटों से बने होते थे और आयताकार होते थे। और दूसरा है सामूहिक, इसकी जो विशेषता मिलती है वो सामूहिक भोजन, सामूहिक भोजन की। यहाँ पर देखो घरों के अंतर्गत एक या एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। घरों के अंदर दो या तीन चूल्हे मिले, प्रत्येक घर में 2 या 3 चूल्हे मिले। और एक घर में तो यहाँ पर एक घर में 6 चूल्हे मिले गए, 6 चूल्हे मिले। देखो अगर आज के जमाने में भी एक घर के अंदर 5-6 किचन होगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग लोग रह रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये चूल्हे अलग अलग होते थे। तो इसपे अपन को जानकारी मिलती है कि अलग अलग लोग रहते थे लेकिन भोजन क्या करते थे, सामूहिक भोजन करते थे। चलो दोस्तों, जो अगला है अपना का, और यहाँ पर ये भी मिलता है कि एक जो चूल्हा बनाया गया था, एक चूल्हे पर मानव की हथेली का निशान मिलता है, मानव की हथेली का निशान मिलता है। इससे जानकारी मिलती है कि वे मृदबान बनाने में भी माहिर थे। जो अगली अपनी की विशेषता है वो है बिना हत्थे का जलपात्र। क्या है? बिना हत्थे का जलपात्र। ये बिना हत्थे का जलपात्र एक गिलास के समान ही था, जिसका कोई हत्था नहीं था पकड़ने के लिए, वो बिना हत्थे का जलपात्र था। तो ऐसा का ऐसा जो जलपात्र था वो ईरान में भी मिला गया और बलूचिस्तान में भी मिला गया, बलूचिस्तान। तो देखो ईरान में भी मिला गया, बलूचिस्तान में भी मिला गया। तो इससे ये अपन को जानकारी मिलती है कि उस समय जो आर्य सभ्यता है इसका व्यापारिक संबंध किन से था, ईरान से, बलूचिस्तान से था। क्योंकि एक व्यापार के कारण एक दूसरे की संस्कृति एक दूसरी जगह पर जाती है। तो चलो दोस्तों, जो अगली अपन को विशेषताएं मिलती है वो मिलती है गोरे व कोटे। गोरे व कोटे। अब ये गोरे और कोटे होते क्या थे? जो भी अनाज होता था उनको सुरक्षित रूप से रखने के लिए, उनका संग्रह करने के लिए प्रत्येक घर में गोरे या कोटे, एक मिट्टी का मृदबान मिट्टी से बनाया जाता था, जिसमें अपन आज के समय में स्थानीय भाषा में कोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटी। जो मिट्टी की बनी होती थी, जो इसके ऊपर एक ढक्कन लगा से होता था और ऊपर से इस प्रकार से होती थी और नीचे ऐसी हो जाती थी, और नीचे भी यहाँ पर एक दरवाजा होता था, जिससे आवश्यकता होगी उतना अनाज अपन नीचे से निकाल सकते हैं, और ऊपर से अनाज डालने के लिए एक ढक्कन भी होता था। तो आप समझ गए होंगे कि अनाज को संग्रहित व सुरक्षित रखने के लिए मृदबान मिट्टी के बर्तन। चलो दोस्तों, जो अपना अगला है विशेषता है कि यहाँ पर एक बार आप नोट कर लेना। यहाँ पर मिलती है अपन को एक और चीज मिलती है कि यूनान की स्वयं मुद्राएं, तांबे की बनी हुई मुद्राएं व 3 मोहरें मिली थी। यहाँ पर मोहरें मिली, यूनान की स्वयं मुद्राएं व 3 मोहरें मिली। इससे अपन को ये जानकारी मिलती है कि जो आर्य सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था वो किससे था? यूनान के साथ में भी था। तो यूनान की मुद्राएं, और जो मुद्राएं थी ना इस प्रकार से थी, हेड टेल। एक तरफ तो त्रिशूल होता था, क्या होता था? त्रिशूल। और दूसरी तरफ जो यूनान का देवता है अपोलो, अपोलो का चित्र था, हाथ में तीर
और पीछे जो होता था तीर डालने के लिए वो तरकस होता था। अपोलो के देवता की होती थी, हाथ में तीर लिए हुए तरकस पीछे डला हुआ था। और जो इसके किनारे पर होता था, सिक्कों के किनारे पर यहाँ पर यूनानी शैली में लेख लिखा होता था। यूनानी शैली में लेख मिलता है, यहाँ पर यूनानी शैली में लेख मिलता है। अब यहाँ के उद्योग धंधे क्या थे आप जानते हैं? उद्योग धंधे क्या हो गए? तांबे ज्यादा मात्रा में पाए जाते तो तांबे के ही उद्योग हो गए। उद्योग कौन कौन से थे? तो तांबे के उद्योग थे। किसके थे? तांबे के उद्योग। यहाँ पर तांबे के बने हुए अस्त्र शस्त्र मिले, तांबे के बने हुए औजार मिले, तांबे के बने हुए उपकरण मिले, और तांबे को वो एक होती है तांबा गलाने की भट्टी, इसी सभ्यता में मिली थी। तांबा गलाने की भट्टी। देखो दोस्तों, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि अस्त्र शस्त्र तांबे के काम मिले, तो एक गणेश्वर सभ्यता है उसमें भी मिलते हैं, औजार भी तांबे के उसमें मिलते हैं, उपकरण भी उसमें मिलते हैं। लेकिन एक तांबे गलाने की भट्टी है जो सिर्फ और सिर्फ आहट सभ्यता के अंतर्गत मिलती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तांबे गलाने की भट्टी कहाँ पर मिलती है, तो आहट सभ्यता के अंतर्गत मिलती है। जो अगली विशेषता है इसकी, वो है यहाँ पर बैल की आकृति मिली है। यहाँ पर एक बैल की मूर्ति मिली है, बैल की मूर्ति जो टेराकोटा पद्धति से बनाई गई है। टेराकोटा पद्धति से। कौन सी पद्धति से? आपको पूछ लिया जाएगी कौन सी पद्धति से बैल की मूर्ति बनाई गई है? टेराकोटा पद्धति से। और पुरातत्ववेत्ता इस मूर्ति को बनासियल बुल भी कहते हैं। जो पुरातत्ववेत्ता है इस पद्धति को क्या कहते हैं? बनासियल बुल। बनासियल बुल भी कहते हैं। इन लोगों की एक विशेषता ये और है कि ये लोग शव को जब दफनाते समय आभूषण और कपड़े साथ में ही रखते थे। आभूषण और कपड़े साथ में ही रखते थे। और जो इसका सिर होता था उत्तर की तरफ होता था, और पैर होते थे उनके दक्षिण की तरफ होता था। और एक अपने इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ये बताते हैं, ये जानकारी देते हैं कि ये लोग कृषि कार्य भी जानते थे। कृषि कार्य भी जानते थे और दो फसलों से परिचित थे। कौन कौन सी? एक तो थी ज्वार और दूसरा था चावल। इन दो फसलों से भी ये परिचित थी। जानकारी ये भी मिलती है अपन को कि ये कपड़े बुनने में भी माहिर थे, इसलिए एक सिलाई का कार्य भी जानते थे। सिलाई का कार्य भी जानते थे और उस पर रंगाई पोताई भी करते थे। उस पर रंगाई पोताई भी करते थे। एक अपने पास में पद्धति आती है चक्रकूप पद्धति, जो लास्ट है इसकी विशेषताओं में चक्रकूप पद्धति। चक्रकूप पद्धति क्या थी? चक्रकूप पद्धति जब जैसे बारिश होती थी, घरों के अंतर्गत पानी भर जाता था, तो ये लोग क्या करते थे कि एक गड्ढा 8-10 फुट गहरा गड्ढा खोदते थे और उसके अंतर्गत मिट्टी के जो घड़े मटके होते हैं उनको रख देते थे। एक गड्ढा खोद देते थे घर के दरवाजे के सामने इस साइड में, और यहाँ पर क्या करते थे, जो मिट्टी के घड़े होते हैं मटके होते हैं उनको रख देते थे, कच्ची मिट्टी के।
ताकि जो पानी होता था ये गड्ढे सोख लेते थे और गड्ढे के अंदर पानी एकत्रित हो जाता था। इस पद्धति को कौन सी पद्धति नाम दिया जाता है? चक्रकूप पद्धति। तो चलो दोस्तों, मैंने आर्य सभ्यता की पूरी विशेषताएं बता दी है। आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा, और ऐसे भी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।